बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आपने ईद के तीनों दिन जो हैं वो बखैर व आफ़ियत गुजारे होंगे और आपकी खुशियाँ दोबाला होती रहें और आपके अजीज़ व अकारिब और आपके घर वालों की सलामती हमेशा रहे। आज का प्रोग्राम जो है वो जो 2 दिन गुज़श्ता हमने प्रोग्राम्स किए हैं उससे बैक टू नॉर्मल वापस आए हैं, क्योंकि 2 दिन ईद की खुशियाँ थी तो ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए हमने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे और आज फिर से उसी सियासी, मुआशी और अवामी मंजरनामे की तरफ बढ़ेंगे कि जो अवामी मंजरनामे में ईद के दिनों के बाद की सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ईद गुजर चुकी है और ईद गुजरने के बाद आज जब उसका आखिरी दिन है तो कल सुबह का सूरज तुलू होगा तो वही सियासी गहमा गहमी फिर से शुरू हो जाएगी, वही एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी का फिर से आगाज़ हो जाएगा। देखना यह है कि मुआशी जो अहदाफ हैं हुकूमत के, अगर हुकूमत उसके हुसूल की तरफ गामजन होती है तो आवाम के ऊपर मुआशी तौर पे कितना प्रेशर पड़ेगा या आवाम को किस हद तक रिलीफ मिल सकता है। और सियासी दंगल जो आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है, यानी कल के जो इत्तेहादी थे हुकूमत के, PDM हुकूमत में, वो आज हुकूमत के मुखालिफ क्यों खड़े हैं, वो हुकूमत के मुखालिफ सफारा होकर जो खड़े हैं तो उसमें हुकूमत को तकवीयत मिलेगी या हुकूमत को नुकसान होगा। तो इसी बारे में बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कल के दिन में सियासी तौर पर नोक झोंक का आगाज़ किस हद तक हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कल तो आपने बड़ी देर कर दी, ये तो ईद के पहले दिन से नोक झोंक शुरू हो गई हुई है। ईद के पहले दिन से पाकिस्तान के अंदर सियासी बाज़ार गर्म हो गया हुआ है। ईद के पहले दिन से ही सियासी शतरंज के जो मोहरे हैं वो चलना शुरू हो गए हैं। ये पहली ईद है जिसमें ईद की नमाज का ही सब ब्रेक है, सिर्फ ईद की नमाज की ब्रेक है और उसके बाद ब्रेक कोई नहीं है। चाहे वो जाती उम्रा में मीटिंग हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो KPK हाउस में हो, चाहे वो नोडेरो में हो, किसी जगह भी मीटिंग हो, मीटिंगें हुई हैं, राब्ते हुए हैं। किसी को तो ईद की ब्रेक भी नहीं ना मिली। नहीं, किसी को ईद की ब्रेक नहीं ना मिली, किसी को। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ईद की ब्रेक तक रख ले बस। उसके अलावा तो जितना कुछ हुआ है आपकी मेरी सोच से कई गुना ज़्यादा है। बात यह है कि आपने अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे बड़े पकवान दिखा रहे हैं आप। मुझे ये बता दो, देख कितने गाने जहाँ पे ये पकवान पके हैं, कितने गाने पाकिस्तान के जहाँ पे ईद के मौके पर ये पकवान पके हैं, कितने घर हैं पाकिस्तान के ऐसे जहां पर लोगों को ईद के दिन भी गोश्त नसीब हुआ है, कितने घर हैं ऐसे जहां पर इसी तरीके से खुशी से ईद मनाई गई है। मुझे उन गिनती करके ना यासर साहब, हाथों पे गिनती करके मुझे बता दें, सियासतदानों को निकाल के, ब्यूरोक्रेट्स को निकाल के, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं, आम आदमी की। जिस मुल्क के अंदर 1000 रुपये तक ब्रायलर मुर्गी चली जाए ईद के दिनों में, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 850 से लेकर 1000 रुपये तक बिका है। ठंडा गोश्त भी बिका है महंगा, पता है ना ठंडा किसे कहते हैं? जी। जिसका आप शवारमा बड़ा खाते हैं, ठीक है ना, ये भी बिका है महंगा, ये सारा कुछ बिका है। क्या ये ईद पे तो खुशियां होती हैं ना या सर, ईद पे लोग देते हैं। हम सऊदी अरब से आए, खुदा की कसम वहां पर कमाल है, हर चीज 50% कम कीमत में मिलती थी और यहां पर आके तो मैं कह रहा हूं एयरपोर्ट से अब शुरू हो जाए और घर तक पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि जो बचा है वो भी खत्म हो गया। मैं तस्वीरें देख रहा हूँ तमाम TV चैनल्स पर, ईद पे दिखा रहे हैं जी लोग, हर TV एक ही दिखा रहा है, फलाने के घरे बड़ी बेहतरीन दावत हुई, रिश्तेदार आए। मैं सोच रहा था वो कौन है जिनके घरों में रिश्तेदार आए, क्या वो TV के लिए है या हकीकत में है? हकीकत में हमें देखना पड़ेगा ना कितने लोग हैं। जब ईद पर आपको 1000 रुपये kg ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मिलेगा, जब नींबू महंगे मिलेंगे, सलाद का सामान महंगा मिलेगा, सब्जी ना होने सब के बराबर है बाजार में, मिलती है तो बेइंतहा महंगी मिलेगी, जब दूध 300 रुपये किलो से ज़्यादा मिलेगा, तो मुझे बताएं गरीब ने बेचारे ने सवैयाँ भी किस तरह पकानी है दूध वाली, वो किस तरीके से ये सारा कुछ करेगा। ये ईद थी सिर्फ सियासतदानों की, ये ईद थी अमीर घरानों की, ये ईद थी ब्यूरोक्रेसी की, ये ईद थी उन लोगों की जिनकी ईद हर रोज़ होती है, ये ईद उनकी थी जो हमसे हमारी ईद छीनते हैं, ये ईद उनकी थी जो हमारे पैसों पर अपनी ईद मनाते हैं और हमें इस आवाम को ईद के लिए तरसता छोड़ जाते हैं। यासर, ये ईद इस तरह गुजरी है। मैंने ईदगाह में लोगों को गले मिलकर ये कहते हुए सुना है कि यार दुआ करो अगली ईद ऐसी ना हो, यार दुआ करो बकर ईद पे कम से कम कुर्बानी ज़्यादा हो जाए और हम गरीबों के घरों में गोश्त तो आ जाए। तो ये तो आलम है यासर साहब, जिस मुल्क में सियासत की बुनियाद झूठ हो, जहां पे झूठी बातें करनी सबसे ज्यादा एजाज रखता हो, जहां पे अवाम को बेवकूफ बनाना एजाज रखता हो, जहां पे अवाम को महंगाई की चक्की में फेंकना सबसे बड़ा एजाज हो, हम कहते हैं ईद मुबारक। वाह भाई यासर साहब,
आपको ईद मुबारक भाई, हमें तो रोज़ों के बाद अल्लाह ने इनाम दिया, वो ईद मुबारक जो हमसे छीन लिया इस हुक्मरानों ने, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, तो वो फिर मुबारक बात होना ना भाई। वो कहते हैं और रगड़ा लाओ, इतना रगड़ा लगाओ इन्हें, इतना कुछ करो। मैं तो तस्वीरें दे दे के मर गया हूँ तमाम हुक्मरानों की। जी आज फलाने हाउस में जा रहे हैं, आज फलां जा रहे हैं, किसी ने नहीं कहा कि मैं किसी गरीब बस्ती में जाकर आम घर में जाऊं, उस गरीब बस्ती में जाके देखूं कि वो गरीब किस तरह खाना खा रहा है। मैं उस घर में जाऊं जो सफ़ेद पोश है, जो अपना हाथ इस तरह नहीं कर सकता, वो किस तरह खाना खा रहा है। मैं उस जगह जाऊं जहां पे पता चले कि इस पूरे इलाके में ईद के रोज़ भी मुर्गी का गोश्त भी नहीं पका, मैं उस घर में भी जाऊं। तो ये तो आलम है यासर साहब। और हमने सियासत पे हम सियासत भी की है, करें बिल्कुल, ये आपका काम ही सियासत करना है। अवाम के साथ भी तो सियासत कर रहे हैं ना, अवाम के साथ कौन सी भलाई कर रहे हैं। आज वज़ीर इत्तलात आके कह गए हैं जी बिजली की कीमतों में कमी वाक़ हो रही है, टैरिफ में कमी कर रहे हैं। कोई किस में की है आपकी टैरिफ में भी? आज से ऐलान। और भाईजान मेरा गारा है बंद पर है, सुनने मेरी बात, अभी मैं आया हूँ आज से बंद पर है। मैंने कहा देख तो लूँ यार क्या मामला। अंदर गया तो बिल भरा हुआ था, 33 यूनिट का बिल पता कितना है? 8400 रुपये। ये मेरे पास है, अभी दिखा दूं। 33 यूनिट का बिल है, 8400 रुपया। मुझे बता दें क्या वहां पर 33 यूनिट जो है, एक यूनिट कितने का बढ़ गया? 800 का यूनिट दे दिया इन्होंने। कितने का यूनिट कर दिया? बिजली का बिल कम करने जा रहे हैं, किस पे कब होगा? वो कल मैं टिकर देख रहा था, धड़ाधड़ चल रहे थे, लेकिन साथ वो भी टिकर पर है ना कि फरवरी के महीने में फ्यूल एडजस्टमेंट में कितने पैसे एडजस्ट किए गए हैं। मुझे तो किसी बंदे ने कहा जनाब ये जितने सोलर लग रहे हैं ना, सोलर यासर साहब जी जी, उनका जिस घर में सोलर नहीं ना होगा, ये जो बिजली चोरी के पैसे हमें तकसीम होते हैं, वो उतने ज़्यादा तकसीम आप लोगों में होने हैं। कहाँ जाए हम यार? मुझे यही बता दो आप जाएं कहाँ? आफरीन है धरते, वाह वाह वाह, सदके जावा। 2 दिन का म्यूजिक सुनकर तो सारी गल्ला भूल गए। वाह 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 यासर साहब, मैं कुर्बान धरते जावा। और उन्होंने ये कहा कि आपके कपड़े बेचने हैं, आपको इतना मजबूर कर देना है कि आप अपने कपड़े बेचें, आपको इतना मजबूर कर देना है कि आप बाजार में जाएं, गलियों मोहल्लों में जाएं, कहें कि कपड़े बेचने हैं। लोग अपने बस्ते बेच रहे हैं, बच्चों के बस्ते बेच रहे हैं, लोग कलम दवात बेच रहे हैं, लोग बीवी का जेवर बेच रहे हैं, बच्चों की साइकिलें बेच रहे हैं। इस ईद पे वो मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा जी 70 से 80% सामान गोदामों में पड़ा रह गया है। और मैं हुकूमती तर्जमान का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा जनाब बाजारों में तो पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी, इतना रश था, इतना रश था, इतनी लोग निकले, इतने खुशहाल हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है जी जनाब, जो आप कहते हैं हम चला देते हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो गोदामों में माल पर है वो कहीं ऊपर से आया था, पता नहीं कैसे करते हैं। बस यासर साहब आपको भी ईद मुबारक, कौम को भी ईद मुबारक, जैसी वैसी ईद है वैसी ईद मुबारक। जहाँ तक सियासी मामला हैं यासर साहब, सियासी मैदान भाग गया। क्या इस सियासी, बिल्कुल भाग गया। देखें इस सियासी दंगल का हुकूमत को फ़ायदा होगा नुकसान? नुकसान होगा। क्या फ़ायदा क्या होगा? चलो मुझे समझा दें। अक्सर औकात नैरेटिव के तौर पे वो ले लेते हैं जी, देखें जी इन्होंने काम करने नहीं दिया। नहीं, इन्होंने काम किया कौन सा? चलो मुझे बता देना, इन्होंने काम किया कौन सा? मुझे बता देना। अभी करेंगे ना, निजकारियाँ करेंगे, अल्लाह भला करे। हाँ मुझे वो ला देना। फिर फ़र्क क्या रहेगा? फ़र्क क्या रहेगा? फिर फर्क रहेगा, हम भी सोचेंगे बाकी हमारी जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो। अगर कपड़े मेरे जैसे पहन रहे हैं या मैं उन जैसे कपड़े पहन लूँगा, मुझे ये तस्कीन तो पहुँचेगी ना यार, मेरे दिल को ये तस्कीन तो होगी बाकी वो सच बोल रहे हैं। और मैं जाके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठा के नारा लगाया करूँगा कि जनाब मेरी वज़ीर इत्तलात ने सच्ची बात की है और मेरे वज़ीर आला अवाम क्या दर्द रखते हैं, और जो अवाम खाते हैं वही खाते हैं, जो अवाम पहनते हैं वही पहनते हैं। वक्री गल अवाम को मरी जाना नसीब ना हो, वैसी भावें 4 दिन रहेगी। राना साहब ईद के बाद ये जो इत्तेहाद, चले जाएं नहीं वज़ीर आला गई है ना, मैं कहा अभी चले जाएं। वो ज़रा थोड़ा सा आप रेस्ट करें, आप उम्र की अदायगी के बाद आए हैं। तो क्या आप झूठ बोलना शुरू कर दूं? मैं इसीलिए तो सच्ची बातें कर रहा हूँ। तो मरी में जाके क्या सच बोलना है आपने? यहाँ पे मरी चले जाए ना, हमने तो वही काम करना जो हमारी वज़ीर आला करेगी। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत के जो इत्तेहादी थे अब मुखालिफिन में से होंगे, वो कितने तगड़े मुखालिफिन होंगे, कंप्रोमाइज्ड होंगे या रिटेलिएशन? आप 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। ये जो जलसा कल हो रहा है ना, ये हो रहा है पशीन में, चमन में,
और पहला किसी सियासी जमात का वहाँ पे एक बड़ा इज्तमाही जलसा है। अख्तर मेंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तहरीक इंसाफ, महमूद खान चकजई, ये सारे इकट्ठे हैं। अल्लामा राजा नासिर सेनेटर जो हैं वो, ये सारी जमातें इकट्ठी हैं। आप गौर करें, इन जमातें, इनमें से अक्सरियती जमातें वो थी जो कल तक तहरीक इंसाफ के साथ नहीं थी। अब ये तहरीक पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पहली दफ़ा मैं ये रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ, तहरीक शुरू हो रही है बलोचिस्तान से। और मत सोच, इस बात को ज़हन-नशीन कर लीजिएगा, जब बलोचिस्तान से तहरीक शुरू होती है और उसके बाद जिस तरह उन्होंने कहा पंजाब में 3 जलसे, तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। यासर साहब जरा देखिए तो सही, असर इसलिए पड़ेगा कि मौलाना साहब अलहदा अपना एक महाज खोलने के लिए जा रहे हैं। आपने अवाम को डिलीवर कुछ नहीं किया। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, आप ये नहीं कह सकते आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, आप ये नहीं कह सकते जनाब आपके रास्ते में कोई रुकावट है, आप ये नहीं कह सकते जनाब अपोजिशन जो है उसने ऐसा धरना दे दिया कि जनाब हमारा फलाना मुल्क का सफ़ीर जो है या हमारे फलाने मुल्क का वजीर जो है वो हमारे पास नहीं पहुँच सका। अब तो आप 2 अक्सरियत में हैं, वो फार्म किसके लिए है, क्या है, ये हम इस पर बहस ही नहीं करते। आप 2 अक्सरियत में हैं, आपके पास हर वो मैंडेट मौजूद है जो आप इस्तेमाल करना चाहें। आप सूबाई असम्बली आपकी, कौमी असम्बली आपकी, सेनेट आपका, करें ना, लाएं ऐसे काम, साबित कर दें कि जनाब अब आप पाकिस्तान को कुछ दे सकते हैं। अगर आप अब भी साबित ना कर सके तो आप इस बात को ज़हन-नशीन कर लीजिएगा, इस बात को लिख के रख लीजिएगा, हमारी सियासत में माफ़ी का लफ्ज़ नहीं होता। इस पाकिस्तान की सियासत में अवाम ने, आपने नहीं देखा, यहीं पे बैठ के डिस्कस होता था। खुद पीटीआई के कई लोग कहते थे कि जनाब ये निशान किस तरह याद रहेगा। लोग अपने हाथों पे निशान लिख के लाए, लोगों ने आके वोट डाला, लोगों ने साबित कर दिया कि वोट पड़ता है। लोग अब इतना ये साबित कर चुके हैं कि वो नजरियाती तौर पर जिस भी सियासी जमात के साथ है वो अपना नजरिया रखना जानते हैं। तो अब इस इलेक्शन, अब ये जो इलेक्शन या सिलेक्शन या जो भी है, इसके बाद अगर आप ये कहें कि सब अच्छा है तो ऐसा नहीं होगा यासर साहब। अब मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। सऊदी अरब के दौरे का नतीजा क्या निकलेगा? सर मैंने उस वक्त भी कहा था आपको, सऊदी अरब तो आपको हमेशा देता है ना, सऊदी अरब ने हमेशा आपके साथ अच्छा किया। उसका बेनिफिट तो इन्हें मिलेगा ना। अगर क्या, मुझे एक बात, क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या डॉलर 60 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आम आदमी को रोजगार मिल जाएगा, गरीब का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ लेगा, आम आदमी जो है उसको मेडिसिन मिल जाएगी, क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी, क्या बाबूजी के हुक्म के मुताबिक रोटी 4 रुपए की हो जाएगी, क्या बाबूजी के हुक्म के मुताबिक, उनके वादे के मुताबिक 10 रुपए किलो सब्जी हो जाएगी, क्या इस मुल्क के अंदर बिजली के रेट पुराने रेटों पे आ जाएंगे? ये मुझे बता दें। अगर आ जाएंगे तो फिर वेल एंड गुड। भाई उस इमदाद को जो पैसा मिला है उसको अवाम पे खर्च करें ना, उसके फायदे अवाम को पहुंचाएं, उसके फायदे उनको मत पहुंचाएं। जो पहले ही फायदे ले लेकर खुशहाल हो चुके हैं, जो पहले ही फायदा ले लेकर अपने आप को एक आला सतह पे ले गए हैं, उसको ना बचाएं। डॉक्टर साहब, आप देखते हैं कि नून लीग में वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, वो ईद के फारी बाद कोई अगले 1-1.5 हफ्ते में सारी चीजें आज ही करनी है, सबर तो कर लें यार, कल करेंगे यासर इस पे बात। थोड़ा सा टीजर, कल करें, थोड़ा सा टीजर दे दें। बस मैं आपको बता दूं कि बंदों के नाम ही बता, नाम मैं आपको इशारा दे दूं, थोड़ा सा तादाद ही बता, मैं आपको इशारा दे दूं ना। प्रेशर बढ़ गया कि 5 लोगों को फौरी फारग करें, 5 लोग, उन 5 के नाम भी दे दिए गए। अब मामला यह है कि फारग करते हैं तो फारग होते हैं, नहीं फारग करते फिर भी फारग होते हैं। बस मैं इतना बता दूं, फिर अगली कल इस पर स्टोरी करेंगे, पूरी करेंगे कल। क्यों परेशान हो गया यार? आपकी है अभी हुकूमत, क्यों परेशान हो गया? बस 800 रुपये दी शुरुआत में ले आके दो। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला से आगे पोटोहार भी हो सकता है बेटा। यासर साहब, पोटोहार भी हो सकता है, इंतजार तो करें। सिंध में भी बंदा जा सकता है, ये कौन सी बात है? चलता चलता KPK और बलूचिस्तान भी जा सकते हैं। तख्त बदलना है किसी का, बस मैं तेरा इशारा दे दूं, कल के कल कर लेंगे। किसी तख्त की बात हो रही है और किसी तख्त को उल्टने की बात भी। चलें इस पे कल कर लेते हैं। फिर बात इस पे कर लें कि सेनेट इलेक्शन जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये गैर आईनी है क्योंकि कॉरम पूरा नहीं था।
अब quorum पूरा ना होने पे मुख्तलिफ चीज़ें भी हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला फेडरेशन का है ना, जहाँ पे फेडरेशन इन्वॉल्व होती है वहाँ पे quorum तो पूरा करना होता है। पहले सदर का हुआ और अब दूसरा ये फेडरेशन वाले मामले में सेनेट बनता है, तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में जाता देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। या सर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी उसका मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिस वक्त वज़ीर आज़म का इंतखाब था तो उस वक्त एक एप्लीकेशन भी दी गई इलेक्शन कमीशन को कि कोरम पूरा नहीं है, याद है ना आपको? तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, कह के रिजेक्ट कर दी कि नहीं कोरम पूरा है जी। तो फिर जब सेनेट के इंतखाबात KPK में होने थे तो फिर उसमें ये कह कर क्यों इंतखाबात रोक दिए गए कि यहाँ पे कोरम पूरा नहीं है? वही चीज़ कौमी असम्बली में लागू नहीं होती, वही चीज़ कौमी असम्बली में ठीक है और यहाँ पे आके वो गलत है। तो इसका मतलब है कि मामला तो कहीं और से ख़राब है ना, और जहाँ से ख़राब है वहीं से ठीक करना पड़ेगा इसको। ये इलेक्शन जो हुआ है सेनेट का, ये चैलेंज होने जा रहा है। देखें 15 तारीख से अदालतें खुल रही हैं, 15 तारीख के बाद आपको रोज़ाना एक बड़ी खबर मिलनी है, रोज़ाना आपको अदालतों के बाहर आपको कुछ नया सुनने में मिलना है। ये जो आप फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, कल इस पर बड़े डिटेल या से सब डिस्कस करेंगे। और मेरी आज एक बड़े सीनियर लीगी रहनुमा से बात हुई है जो उस फॉरवर्ड ब्लॉक में बड़ा मुतहर्रक होगा, और मैं उनकी बातें, उनकी तादाद, उनके लोगों को सुनकर मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला, इतनी जल्दी होने वाला मैं सोच नहीं सकता था। उसके बाद आप ज़हन में रखिएगा कि इसी महीने में कभी इम्कान है तहरीक इंसाफ के सरबराह के बाहर आने का, कभी इम्कान है। उसकी बातें इतनी मुस्तनद क्यों की जा रही, इसकी बुनियादी वजह? केस क्या है? केस तो सर 200 बनते हैं, फिर केस तो 200 केसों में से सारे केसों में इख्तियारी तो नहीं है ना। मैं बात ये कर रहा हूँ ना, देखें 3 केस है ना बड़े, साइफर, तोशा खाना, इद्दत केस, यही है ना जी। इद्दत केस में उन्होंने हर सूरत में क्या फैसला देना है। तोशा खाना में बेल हो गई, साइफर में आपको नजर आता है सारी बहस के बाद कि साइफर में कुछ है, तो फिर आपने किस में क्या करना है, किस में सजा देनी है? सजाएं आप दे चुके हैं, अगर वो सजाएं काला तो हो जाती के बाहर आने का इम्कान है। कुरैशी साहब, खान साहब और परवेज लाई साहब सब आएंगे। परवेज लाई का तो यार मैं कहता हूं, मेरा दिल करता है उस शख्स को सलूट मारूं, कमाल आदमी है वो। मार खा ली, उसकी बीवी ने मार खा ली, उसके बेटे ने जलावतनी नहीं चाह ली, सारा कुछ होने के बाद चौधरी परवेज लाई डट के खड़ा है। और इतना इस उम्र के इस हिस्से में, और आप एक अहम तरीन ओहदा छोड़ के आए हो, और आपको बीमारी भी हो, हॉस्पिटल में भी बार बार जाए, पसलियां भी टूट जाए, सारा कुछ होए, आप खड़े हैं। उनकी बेगम के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ क्या हुआ यासर याद है ना आपको? जी। आज तक क्या हो रहा है? खड़े हैं, मोनस लाई खड़ा है। बात यह है कि जो लोग खड़े हैं ना, किसी भी सियासी जमात के साथ हो, मैं ये नहीं कहता किसी भी सियासी जमात के साथ हो, उनकी हमेशा कदर होती है, और वही लोग हमेशा सियासत में और अमली ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हैं। तो वाकई चौधरी परवेज लाई साहब ने सालिक हुसैन साहब से मिलने से इनकार किया था और पुल वापस भिजवाए थे, सारा कुछ किया जी। उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल वाज़े कह दी है, बिल्कुल वाज़े कह दिया है कि अब कोई ऐसी मुलाकात नहीं होगी जिसके बाद ये तासर दिया जाता है कि जनाब हमारे तो मामला तय है। मुझे एक बात बताए ना, परवेज लाई साहब की फैमिली के साथ जो हो रहा है उसके बाद ज़िम्मेदार किसको करार देते हैं? फिर उन्हीं से मुलाकात करें, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए यासर साहब जो हालात नज़र आ रहे हैं ना मुझे, वो बहुत जल्द पतंग कटने वाली है, बहुत जल्द। अच्छा राना साहब, वो जजेस के खतूत के मामले के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम बार काउंसिल और तमाम हाई कोर्ट बार्स जो हैं वो उसमें फ़रीक बनना चाहती हैं उस केस के अंदर। उस केस पे क्या कोई तहरीक चलती देख रहे हैं, या उस केस पे आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा? एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ जी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा जी। मियाँ नवाज शरीफ भी उस केस में फ़रीक बनने जा रहे हैं खुद? हाँ, ये बात को ख़बर दे रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब उसमें फ़रीक बनने जा रहे हैं। शौकत सदीकी साहब के केस का हवाला बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि मुझे बताया जाए मेरी हुकूमत गिराने में भी किस किस ने रोल अदा किया, चाहे वो जजिस हों, चाहे वो कोई और अदारा हो। इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब पटिशनर बनने जा रहे हैं। आप इस चीज़ को, आज मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये बात लिख लीजिएगा और आपको चंद दिनों में ये बात समझ आ जाएगी। उसे उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मियाँ साहब नहीं रुकेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पतंग कट सकती है। इस ज़मीन में क्या डेवलपमेंट होती है, इस पर मजीद बात होगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर मजीद बात होगी और मौशी मंद होगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, ईद के फौरी बाद अब जो अपोजिशन है वो मुतहर्रिक होने जा रही है। अब जलसे जुलूसों का ऐलान करेगी, फिर उसके बाद वो तहरीकों का भी ऐलान करेगी। अब अपोजिशन के अंदर अगर 4-5 जमातें मिल के धरनों की सियासत पे आ जाएं, अवामी सियासत पे आ जाएं, तो हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम हो सकता है। और वो लोग जो माजी करीब में हुकूमत के इत्तेहादी रहे हों वही अपनी सफ़ को तब्दील कर लें, तो फिर एक सवाल भी बनता है। और एक ऐसे वक्त में कि जब मुश्तरका तौर पे हुकूमत थी, वजारतें बटी हुई थीं, और अब अगर मुश्तरका हुकूमत है भी तो वजारतों की तकसीम नहीं है, वजारतें तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद हैं। तो वहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अंदरूनी तौर पर किस हद तक मजबूत होगी, और मुआशी जो मंजरनामा है उसमें सरमायाकारी किस हद तक आ सकती है, और आने वाले दिनों में जो मराहिल तय करने हैं निजकारी के हवाले से या इस्लाहात के हवाले से, उसमें कितना इनपुट दीगर जमातों का शामिल होगा। इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंडी साहब, क्या देखते हैं कि कल से अगर जलसे जुलूसों का आगाज हो रहा है तो हुकूमत के लिए क्या कोई मुश्किल हो सकती है, या आप इसे हल्की मौसीकी समझते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि रेजोल्यूशन को जो है वो अपने जलसे करते हैं, तो उनका पहली बात तो ये कि एजेंडा क्या है, कौन सी जमातें हैं। अभी आपने कहा कि माजी की हुकूमत के इत्तेहादी आज अपोजिशन में होंगे, तो ये बात हम भी करते थे माजी में कि हुकूमतों के इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। लेकिन हमारे पीटीआई के दोस्त कहते थे कि फलां जमात को किसने कहा कि शामिल हों, और फलां जमात ने कितनी मराहत ली हैं, उनके साथ शामिल हुए हैं, हम उस वक्त अपोजिशन में थे। तो आज वो बताएं कि फिर वो किसने कहा, कितनी मराहत ली, क्या हुआ, किस तरीके से हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि एजेंडा बताया ना कि किस वजूहत से। अगर उनको एतराज़ है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, मुख्तलिफ सियासी जमातों को भी एतराज़ होगा, हमारे कुछ लोगों को भी एतराज़ होगा। उनके अपने फोरम्स हैं, उनके फोरम्स रोड्स नहीं है, उनके फोरम चौके नहीं है, उनके फोरम जो है वो जलसगाह नहीं है, उनके फोरम जो हैं वो अदालतें हैं, प्रॉपर फोरम्स हैं, जो कि फोरम्स हैं, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर अपने सबूत पेश करें, और अगर उनके हक में फैसला होता है तो हम कहेंगे बिल्कुल हम उनको तस्लीम करेंगे। अगर उनके हक में फैसला नहीं होता तो फिर उनको चाहिए कि वो तस्लीम करें। और साथ साथ जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, हमें चाहिए कि हम ऐसी कानून साजी करें कि कल इस किस्म की जो चीज़ें हम सोच रहे हैं या गलत काम हुए हैं वो ना हो। फैसल करीम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि कैसी कानून साजी करें कि कल को कोई धांधली का इल्ज़ाम ना लगा सके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप साथ में आपने कहा है कि असल फोरम जो है वो अदालतें हैं, वहाँ पे जाएं। लेकिन पिछली जो तहरीक चली, जो मौलाना साहब जुलूस लेके निकले, जिसमें फिर सारे उनके साथ शामिल हुए, उसमें भी तो धांधली के खिलाफ तहरीक थी। वो भी कराची से लेकर इस्लामाबाद तक धांधली के खिलाफ जुलूस थे। तो फिर उस वक्त अदालतों का रुख क्यों नहीं किया गया? आपकी थोड़ी सी बात मैं ठीक करना चाहूँगा। वो जो कराची से इस्लामाबाद तक जो लॉन्ग मार्च हमने किया था, उससे मौलाना साहब कोई अमल दखल नहीं था। नहीं, एक मौलाना साहब का आपसे पहले हुआ था ना, पीपल्स पार्टी का बाद में हुआ था। हाँ, मौलाना साहब का हुआ था तो मौलाना साहब उसका जवाब देंगे, लेकिन जवाब आप सारी बातें हैं उसमें फैसल भाई उसके उनके स्टेज पे गई थी। नहीं, हम आखिरी दफा एज ए टोकन उनके पास गए थे, जो उन्होंने कहा था। मैं समझता हूँ कि हमने तो उस वक्त भी कहा था कि अपनी हुकूमत जो है वो इलेक्शन का ऐलान करे, मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान करे, या अदम एतमाद का सामना करे। हमने उस वक्त भी हमारी पीडीएम की जो जमातें थी उसमें बहुत से डिफरेंसेस थे, और हमें कहते थे कि आप इस्तीफे दें, पार्लियामेंट से बाहर जाएं, कोई तोड़ दें, और हम कहते कि नहीं, अदम एतमाद के जरिए हम इस चीज़ को हटाएंगे। और हमने अदम एतमाद के जरिए हुकूमत हटा कर दिखाई। हमने जो बातें पीडीएम में की थी, अपने उस वक्त जमातों में की थी, और हमने उसको साबित करके दिखाया। ऐसी बातें नहीं कि हमने साबित नहीं करके दिखाया। और इनका यही वो था कि आप इस्तीफे देकर जाएं। अब देखिए, अगर कल ये जमात इकट्ठी होती भी हैं और मौलाना साहब उनके साथ इकट्ठे होते हैं, तो पहले आपस में तो फैसला करते हैं। बकौल मौलाना साहब के उनके हक पे डाका डाला गया, चलो मान भी ले उनके जो है हक पे डाका डाला गया, तो डाका का माल गनीमत किस में तकसीम हुए? पीटीआई में तकसीम हुए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तकसीम हुआ। पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इखलाकी जरूरत का मुजाहरा करे, जो मौलाना साहब क्लेम करते हैं कि मेरी इतनी सीटों पर डाका डाला गया, वो उनको वापस कर दें, और उसके बाद फिर आगे एहतजाज करें। कुंडी साहब, बहुत सारे लोग जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हैं, आपने जब कहा कि मुतल्लिका फोरम पे जाना चाहिए, तो उनका क्लेम ये है कि हम मुतल्लिका फोरम पे जो गए हुए हैं, पै दर पै जो नताइज आ रहे हैं वो तमाम जो हैं वो उनके मुखालिफिन के हक में आ रहे हैं, और उनको ये कहा जाता है कि अपनी पिटिशंस वापस ले लें, बसूरत दीगर आपका फाइनल फैसला ये कर दिया जाएगा कि आपके हाथ से अगले फोरम पे जाने की बात नहीं होगी। तो वो कहते हैं हमारे पास रास्ता सिर्फ अवामी। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आज पेशावर हाई कोर्ट में तमाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं या माजी की पीटीआई के हैं,
उनके लोगों को अगर रिलीफ मिल रहा है तो हमने कभी नहीं कहा कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो कहीं बायस्ड है या उनके हक में फैसले क्यों कर रही है, कुछ नहीं। पंजाब के भी लोग उड़ उड़ के पेशावर जा रहे हैं, सिंध से भी लोग पेशावर आ रहे हैं, पाकिस्तान के हर कोने से जो है PTI के लोग पेशावर आ रहे हैं रिलीफ मिल रही। हम तो हमेशा कहे अदालतें आज़ाद है, अगर अदालत उनको रिलीफ दे रही है और समझते हैं कि उसको रिलीफ है तो दे रही है। हमें तो कभी अदालतों पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये सिर्फ इनका ही वसीला रहा है कि इनके खिलाफ जो भी फैसले आते हैं उसके ऊपर इल्जाम, उनकी ट्रोलिंग करना, ये हमेशा एक वसीला रहा है और हमेशा इस तरीके से जो है। और ये लोग तो कहते थे कि हम ऐसे कप्तान के अंडर खेलते हैं जो आखिरी बॉल तक खेलते हैं। अब तो जो सेनेट का इलेक्शन हुआ या बाकी इलेक्शन हो गया तो मैदान छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा कि हमारा अंपायर नहीं है, हमारी मर्जी का बॉलर नहीं है, हमारी मर्जी का बैट्समैन नहीं है और हमारी मर्जी का अंपायर नहीं है, तो मैच ही नहीं खेलते। अब तो था कि अपने कैंडिडेट लेके आते, कम्पीट करते, आखिरियत तक लड़ते। ये तो कहते थे हम बाइकआउट के जरिए करके और उसके बाद जो है पतलीगिरी से भाग जाते हैं। अच्छा फैसल करीम गोंडी साहब, आप इत्तेहादी हुकूमत बन चुकी है, चल रही है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के अंदर आप सबसे बड़ी जो सियासी जमात अब मुस्लिम लीग नून, उसके कई अहम तरीन रहनुमा जो साबका हुकूमत में जब आप थे, जब अदम एतमाद थी, उसमें वज़ीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह साहब और दीगर बहुत से लोग, वो खुलकर बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इस शक में इजाफा हो रहा है कि वाकई कुछ दाल में काला था। तो आप क्या समझते हैं वो क्यों बोल रहे हैं, या वो भी उसी सब में शामिल है जिस सब में आपकी अपोजिशन है? देखिए, अगर राना साहब बोल रहे हैं तो उनकी पार्टी की तर्जुमानी बता सकते हैं कि हकीकत क्या है और राना साहब क्या हुआ है। इलेक्शन में हर चीज़ बिल्कुल होती है। अगर राना साहब एक चीज़ बता रहे हैं तो आप क्या एक तो उस वक्त बताते। दूसरी बात ये कि उनकी पार्टी के जो लीडरशिप है, उनके पार्टी के तर्जुमान है या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, वो उनके मुतालिक बता सकते हैं। अगर मेरी पार्टी का होता तो मैं डेफिनेटली आपको उनकी तर्जुमानी का तो बता कि क्या बोल रहे हैं। अच्छा कोंडी साहब, आपने सेनेट इलेक्शन की बात की कि सेनेट इलेक्शन से वो भाग गए। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की जो नशस्तें थीं उस पर इलेक्शन का जो रोकना था तो उस पर जवाज़ ये बनाया गया कि यहाँ पे जो मखसूस नशस्तों वाले हैं उन्होंने हलफ नहीं उठाया, तो उस पर वहाँ की नशस्तों पर इलेक्शन रोक दिया गया। अब जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है तो वो नशस्तें खाली हैं, तो फिर वहाँ पर कानूनी जवाज़ नहीं बनता था कि वो भी इलेक्शन रोका जाता? देखिए, पहली बात तो यह है कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो जानबूझ के वहाँ पर अपोजिशन से और उनके CM की स्टेटमेंट भी आई है और ये हल्फ तो इन्होंने लेना है, चाहे इनका दिल खुश हो या बुरा हो। कोर्ट ने एक फैसला किया था, इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है कि आपने उनसे हल्फ लेना है। हम इंतजार में हैं कि जो भी हाई कोर्ट में भी जो चीज़ चल रही है वो दोबारा जब उसको कहेंगे, अपने स्पीकर जो है सूबाई असम्बली से कहेंगे तो फिर वो जाके हल्फ देंगे। पहले भी इन्होंने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर से गैर आईनी गैर कानूनी काम कराया था, अब दोबारा ये लोग गैर आईनी गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं के स्पीकर से और जानबूझ के डिले करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखें ये चीज़ें, अगर आप देखें कि चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, ये हमेशा कहते हैं कि पैसों की सियासत होती है सेनेट में। हमने बलूचिस्तान में पैसों की सियासत खत्म कर दी, जिस जमात की जितनी सीटें बनती थी हमने बिला मुकाबला उनको दे दी। इसी तरह तकरीबन सिंध में भी हुआ और पंजाब में हुआ। अगर कहीं पे अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो खैबर खुखान हो रही है और ये इसका खमियाजा जो है वो खुद ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भुगतेगी। लिहाजा ये चीज़ें अगर वो नहीं ले रहे, अदालत आपको कह रही है, पहले से कहते हैं कि अदालतें ये अदालत, अगर अदालत आपको कह रही है कि सर वो आपने चलें वो उस बात पे तो ठीक है कि जिसकी जितनी सीटें बनती थी वो उनको दे दी गई। आज़ाद लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं? आज़ाद लोगों की कोई हैसियत नहीं। देखें, आज़ाद आप उस पार्टी में शामिल हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके अपने पार्टी के सरबराह। सर मैं सर वो उन सेनेटर्स की बात कर रहा हूं जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए लेकिन आज़ाद हैसियत में। देखिए, आप नाम ले लेना, कौन किसके ऊपर आपको एतराज है? तो वावड़ा साहब की बात अगर कर लूँ, नकवी साहब की। देखिए, वावड़ा साहब के प्रपोजल सेकेंडर MQM के थे, उसमें जो मैथमेटिक्स बनती थी कि जो है तकरीबन 1.25 जो है वो सेनेटर जो है MQM के बने थे। हमारे 6 वोट एक्स्ट्रा थे, उनको अगर 6 वोट हम डालते तो तकरीबन जो है उनका सेंटर बनता। अगर हम ना डालते और हमें 21 वोट चाहिए थे कि दूसरी तरफ से हम लेते तो हमारा सेंटर बनता। तो हम वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर इस किस्म की जो है वो चीज़ हो कि हम किसी भी जमात के 20-21 मेंबर से अपने तरफ वोट डलवाते। तो हमने 6 मेंबर जो है MQM की रिक्वेस्ट पर हमने उनको दिए। अच्छा, क्या रज़ा रबानी साहब जैसे सीनियर लोग और आप जैसे सीनियर लोग जो हैं, क्या उनका वहाँ पे होना बेहतर नहीं था? नहीं, मैं कभी भी खैबर ख्वास से उठकर सिंध में नहीं जाऊंगा सेंटर बनने के लिए और मेरा कोई हक नहीं बनता था कि मैं सिंध से जाकर सेंटर बनूँ। रज़ा रबानी साहब की ये पार्टी की एक पार्लिमानी बोर्ड है, उन्होंने फैसला किया है कि हम इस दफ़ा इन लोगों को टिकट देंगे। तो लिहाजा ये चीज़ें होती हैं, पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड में फैसले होते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त जो है एक ही शख्स को या एक ही उसको रिपीट करें। पार्लिमानी बोर्ड जो भी फैसला करते हैं उससे जो है हमारे पार्टी के तमाम लोग उस पर जो है वो लब्बैक करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अच्छा कुंडी साहब, पीडीएम की हुकूमत में ये कहा गया कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पे लगाई। अब भी वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे, IMF का कुछ ना कुछ दबाव तो पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि उसका सियासी तौर पे बैड इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा? देखिए, मुश्किल फैसले बिल्कुल अगर हुकूमत करे, पाकिस्तान भी उस पार्टी को सपोर्ट करेगी, लेकिन एक सूरत में कि अगर हमारी जो फाइनेंस टीम है उन्होंने अगर हमें बताया कि उन्होंने ये चीज़ साल, 1.5 साल, 2 साल, देखें लोग साल, 1.5 साल, 2 साल बर्दाश्त कर ले जाते हैं फैसले, लेकिन उसके बाद अगर ये मुल्क ट्रैक पे चल जाए तो लोग इस चीज़ को भी बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन इस मुल्क को अगर एडॉक पे चला जाएगा तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये मुल्क एडॉक पे चलेगा तो हमें पॉलिटिकल नुकसान भी होगा और मुल्क को भी नुकसान होगा। अच्छा फैसला करीम कुंडी साहब, कहीं वसी तर मुल्क की मफाद में ये फैसला करना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी ओहदे ले ले, वफाक में वजारत ले ले, इसके कितने % चांस हैं? फिलहाल कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की CC ने डिसीजन किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी कल अगर कोई फैसला होता है, जो चीज़ भी होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने डिसाइड करना है। लिहाजा अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के हिस्सा बने। सर, अगर आप समझते हैं कि बेहतर फैसले होंगे और इसी बुनियाद के ऊपर आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद किया होगा, तो वो बार को फिर तकसीम क्यों नहीं किया जाता, फिर वजारतें क्यों नहीं ली जाती? बार से दूर दौड़ने की वजह क्या है? देखिए, हमारा एक फैसला था, क्योंकि हमारा एक मंशूर है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना था। हम अगर वज़ीर आज़म नहीं बनते तो मंशूर इम्प्लीमेंट नहीं होता, चीज़ें नहीं होती। माजी का भी कोई अच्छा तजर्बा दिया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम PMLN को सपोर्ट करके हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी। PTI किसी के साथ बात नहीं करना चाहते थे और हम उनके साथ बैठ नहीं सकते थे, और सेकंड नंबर पर PMLN थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3rd नंबर पे थी। लिहाजा हमने फैसला किया कि हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने फैसला किया था, ये मैंने किसी और के साथ नहीं कर। अच्छा फैसला करीम कुंडी साहब, जजेस के खत के मामले पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनने जाएगी? देखिए, जजेस के खत पे पहले एक कमीशन बना जिसको जो है उन्होंने लड़न, और उसके बाद एक लार्जर बेंच बना जिसके ऊपर फैसला, जिस पे जो है वो हेयरिंग होगी, और मैं समझता हूँ कि एक आनी चाहिए। लेकिन उसमें ये देखें, मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक 2 चीज़ें हैं। पहले तो जजेस साहिबान को चाहता है कि डायरेक्ट वो चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखते, या फिर लिखते जो कि हमारा पार्लिमानी कमीशन है जो जजेस अपॉइंटमेंट जो कमेटी उसको उसके सरबराह को लिखते। चलो उसको नहीं लिखा, जो भी है, एक लार्जर बेंच बन चुका है, उस पर मैं समझता हूँ कि एक फैसला आना चाहिए। लेकिन आप डायरेक्ट एक इदारे को या किसी 2-3 इदारों को, मैं अगर आपको बोलूँ कि आपका एक इदारा है वो मुझे जो है वो जो है उसमें मुझे ब्लैकमेल करें या मुझे धमकी दे रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कौन शख्स दे रहा है। अगर शख्सियात का नाम ले लिया जाता है कि उस इदारे में फलां शख्स हैं, हम आज भी कहते हैं कि इदारे नहीं है, उसमें अगर शख्सियात अगर गलत है और वो चीज़ें कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। लेकिन नाम के साथ तो है ना, आप पूरे इदारे को जो है ना आपने उसको कहते कि ये इदारे जो है ऐसे ऐसे नहीं, इदारे तो सबसे पहले, इदारे तो मुहतरम है, इदारे पे तो तनकीद नहीं होनी चाहिए, शख्सियात पे जरूर करें आप। शख्सियात का बताते और इन टाइम बताते। अभी अगर आप वो सालों साल बाद आपको ख्याल आता है कि मेरे पास ये फलाने मुझे धमके दिए हैं, प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पर लोग रिटायर हो जाते हैं फिर उनके ऊपर जो है तनकीद करना बड़ा आसान हो जाता है। जब हाजिर सर्विस बैठे होते हैं तो सब कोई कहता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। लिहाजा लार्जर बेंच बना है, उनका फैसला आने दें, लेट्स सी के क्या होता है। अच्छा कोनी साहब, PI की निजकारी के हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपनी इनपुट क्या दी हुई? पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, हमारे जो मुलाजमीन हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीख ना हो, उनके चूल्हे जो है वो ठंडे ना हो, उनको बेरोजगार न किया जाए। लिहाजा हम भी हुकूमत के साथ हमारी टीम बैठी और बैठेगी भी सही, ताकि जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है कम अज़ कम जो है हमारे जो खासकर जो मुलाजमीन है उससे इफेक्ट ना हो। अच्छा, कितने % इम्कानात है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो पीपल्स पार्टी क्या स्टैंड लेगी? हम इंशाल्लाह बड़े पूरी उम्मीद हैं कि हमारे जो है हम जो है वो हुकूमत को जो है अपनी इत्तेहादी जमात को जो है हम कन्विंस कर लेंगे, और वो हमारे जो है वो जो हमने एक प्रपोजल दी उस पर वो इम्प्लीमेंट करें। अच्छा कुंडी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में राय ये है कि अगर वो ऐवान सदर के अंदर बैठे हुए हैं तो वो मफाहमत की सियासत करेंगे। ये जो केओस है, टर्मोइल है, या जो घुटन ज़दा सियासी माहौल है, इसमें कमी के लिए इकदाम उठाएंगे। क्या ऐसी कोई राबिता मुहिम आप देख रहे हैं या उसके लिए कुछ इकदाम उठाए गए? बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। पहले वो प्रेसिडेंसी में थे और आप उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, जो उन्होंने 5 साल प्रेसिडेंसी में गुजारे, किस तरीके से उन्होंने जो है प्रेसिडेंसी चलाई और उन्होंने रिकॉन्सिलेशन की पॉलिटिक्स की, उन्होंने अपने इख्तियारात भी पार्लियामेंट को दिए। तो इंशाल्लाह जो है मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब एक रोल प्ले करेंगे
और फ्यूचर में रोल प्ले करेंगे ताकि तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और इस मुल्क का जो बहरान है पॉलिटिकल, उसको ख़त्म करें। इस मुल्क के मुआशी बहरान, इस मुल्क के सियासी बहरान के खात्मे के लिए भी वो इक़दाम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अल्लाह ने के पास।